तो दोस्तों स्वागत है आपका नारुतो की एक्सप्लेनेशन की 12th वीडियो में, जिसमें हम एपिसोड 46 से लेके 53 तक की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस बार हम 6 नहीं बल्कि 8 एपिसोड्स कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने एपिसोड 40 से लेके एपिसोड 45 तक को एक्सप्लेन किया था, तो मैं आपको ये हार्डली सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उस वीडियो को देख लें, नहीं तो आपको इस वीडियो में ज्यादा कुछ समझ नहीं आने वाला है। पिछली वीडियो की लिंक और साथ ही पहले 2 एपिसोड्स वाली वीडियो की लिंक भी आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी इंट्रोडक्शन देके आज के एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन का शुभारंभ करते हैं। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज मी अनुराग एंड यू आर वाचिंग एनिमे लॉफ्ट। नारुतो में अभी तक हमने देखा कि शिनो और शिकामारू प्रीलिमिनरी राउंड जीत गए थे। साथ ही हमने देखा कि ओरोचिमारू सास्के के पास आ गया था, लेकिन ककाशी के वहां होने की वजह से ओरोचिमारू वापस लौट आया था और एंड में हमने नारुतो और कीबा की फाइट देखी, जिसमें सबको हैरान करते हुए नारुतो इस फाइट को जीत गया था। अब आगे एपिसोड 46 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नारुतो हिनाटा की दी हुई बाम लगाता है और कहता है कि इस बाम से उसके वुंड्स जल्दी ठीक हो रहे हैं, लेकिन ये देखकर ककाशी मन में कहता है कि वुंड्स बाम की वजह से नहीं बल्कि नाइन टेल के चक्रा की वजह से जल्दी ठीक हो रहे हैं। इसके बाद हिनाटा कीबा से मिलती है और उसको भी बाम देती है, लेकिन कीबा हिनाटा को समझाता है कि अगर हिनाटा की फाइट नेजी या गारा से होती है तो हिनाटा इमीडिएटली हार मान जाए। तभी हयाते अगली फाइट के लिए नाम बताता है और इस बार दोस्तों हिनाटा और नेजी का नाम आता है। ये देख के लॉर्ड थर्ड कहते हैं कि इस फाइट में मजा आने वाला है। हिनाटा और नेजी आगे आते हैं और नेजी हिनाटा से कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे तुमसे लड़ना पड़ेगा लेडी हिनाटा। तो इस पे हिनाटा कहती है कि मैंने भी नहीं सोचा था भाई। ये सुन के साकुरा और नारुतो हैरान हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेजी हयुगा और हिनाटा युगा दोनों भाई बहन हैं। ककाशी कहता है कि दोनों कजिन्स हैं और इन दोनों में हेड फैमिली और ब्रांच फैमिली वाला रिलेशनशिप है। साकुरा और नारुतो के पूछने पर रॉकली भी फिर आगे समझाता है कि हेड फैमिली हयुगा क्लैन की मेन फैमिली है और ब्रांच फैमिली हयुगा क्लैन की आगे की संतानें हैं। तो हिनाटा और नेजी दोनों कजिन्स की तरह हैं। साथ ही रॉकली बताता है कि उसने सुना है कि इस समय हेड फैमिली और ब्रांच फैमिली के बीच टर्म्स कुछ अच्छे नहीं हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि हेड फैमिली ने हयुगा क्लैन की पावर्स को लेके कुछ रूल्स बनाए हुए हैं और वो रूल्स मोस्टली हेड फैमिली के फेवर में जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रांच फैमिली अपनी हयुगा पावर्स को बस एक लिमिट तक ही यूज कर सकते हैं। दोस्तों हिनाटा हेड फैमिली से होती है और नेजी ब्रांच फैमिली से, इसलिए नेजी हिनाटा को लेडी हिनाटा कह रहा था। हिनाटा और नेजी आमने सामने होते हैं और नेजी हिनाटा को पहले ही हार मानने के लिए कहता है। नेजी कहता है कि हिनाटा बहुत नरम दिल इंसान है और हमेशा फाइट से बचती है। हिनाटा में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। हिनाटा ने चुनिन एग्जाम में भी सिर्फ कीबा और शिनो के कहने पर ही पार्टिसिपेट किया है। इस पर हिनाटा नेजी का जवाब देती है कि उसने ये एग्जाम में इसलिए पार्टिसिपेट किया है क्योंकि वो अपने आप को चेंज करना चाहती है। कुरोनाई सेंसेई याद करती है कि एक दिन हिनाटा के फादर हिनाटा की छोटी बहन हानाबी को ट्रेन कर रहे थे और वो हिनाटा को कुरोनाई के अंडर में सौंप देते हैं। हिनाटा के फादर कहते हैं कि कुरोनाई को हिनाटा की संग जो करना है वो करे, क्योंकि हिनाटा उनकी क्लैन के लिए एक फेलियर है। हिनाटा फाइट में अपनी 5 साल छोटी बहन से भी नहीं जीत पाती है और अब हयुगा क्लैन को हिनाटा की कोई जरूरत नहीं है और अपने फादर के मुंह से ये सब चीजें बाहर खड़ी हिनाटा भी सुन रही होती है। इधर अब बैटल ग्राउंड में नेजी हिनाटा को कहता है कि एक फेलियर हमेशा एक फेलियर ही रहेगा। एक इंसान जिन जिन एलिमेंट्स के साथ पैदा हुआ है, जैसे कि स्किन कलर, पर्सनैलिटी, वो सब मरते दम तक चेंज नहीं होंगे और एक इंसान की बॉडी टाइप, स्किन कलर और पर्सनैलिटी की बेसिस पे ये दुनिया उन्हें जज करेगी, लेकिन इसका वो इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। नारुतो को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन हिनाटा ये सब सुन के और ज्यादा डरने लगती है। ककाशी बताता है कि ब्याकुगन हयुगा क्लैन की केकेगेनकाई है और अगर किसी हयुगा का ब्याकुगन स्ट्रॉन्ग है तो वो शारिगन से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। नेजी अपना ब्याकुगन एक्टिवेट करता है और हिनाटा की तरफ देखता है। नेजी ब्याकुगन से हिनाटा की बॉडी लैंग्वेज समझ के कहता है कि हिनाटा अपने बुरे पास्ट को याद कर रही है और याद करके ये सोच रही है कि वो इस फाइट में नहीं जीत पाएगी। आगे नेजी कहता है कि हिनाटा यहाँ से भागना चाहती है और इस फाइट में नहीं लड़ना चाहती क्योंकि हिनाटा अपने आप को कभी चेंज नहीं कर सकती। तभी नारुतो पीछे से चीखता है कि हिनाटा अपने आप को जरूर चेंज कर सकती है। आगे नारुतो हिनाटा को फाइट बैक करने के लिए कहता है, जिससे हिनाटा काम डाउन हो जाती है। हिनाटा का स्ट्रेट पोस्चर देख के नेजी समझ जाता है कि अब हिनाटा हार नहीं मानेगी। हिनाटा भी अपना ब्याकुगन एक्टिवेट कर लेती है और फाइटिंग पोस्चर पे आ जाती है। नेजी भी सेम पोस्चर में आ जाता है। दोनों में फाइट स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में बराबर का मैच हो रहा होता है। रॉकली बताता है कि हयुगा क्लैन का ये टाइजुत्सु पूरे लीव विलेज का सबसे स्ट्रॉन्ग टाइजुत्सु है और इस टाइम नेजी लीव विलेज का स्ट्रॉन्गेस्ट कैनिन
हैं। हिनाटा और नेजी अपनी फिस्ट से एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं कि तभी हिनाटा की फिस्ट नेजी पे लगने ही वाली होती है, लेकिन नेजी डॉज कर लेता है। सब हैरान होते हैं। तभी ककाशी बताता है कि हयुगा का फाइट करने का तरीका अलग है, क्योंकि वो लोग एक्सटर्नल डैमेज नहीं करते बल्कि इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। आगे रॉकली बताता है कि हयुगा बॉडी के अंदर के चक्रा नेटवर्क पे अटैक करते हैं, जिससे इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। नारुतो के पूछने पर साकुरा बताती है कि चक्रा नेटवर्क बिल्कुल ब्लड वेसल्स की तरह बॉडी में फैला होता है और इंटरनल ऑर्गन से जुड़ा होता है, इसलिए चक्रा नेटवर्क को हर्ट करने पर ऑर्गन्स भी डैमेज हो जाते हैं। आगे ककाशी बताता है कि एक निंजा चाहे कितना भी ट्रेंड या टफ क्यों ना हो, बट वो अपने इंटरनल डैमेज को नहीं रोक सकता। तभी सब देखते हैं कि हिनाटा और नेजी दोनों एक साथ अपनी अपनी फेस से एक दूसरे को मारते हैं और वहीं रुक जाते हैं और एपिसोड 46 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 47 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हिनाटा को नेजी की फिस्ट का स्ट्राइक लग गया है और हिनाटा के मुंह से खून निकल रहा होता है कि तभी हिनाटा फिर से नेजी पे अटैक करती है, लेकिन नेजी उसे रोक के उसके आर्म पे अटैक कर देता है। नेजी हिनाटा को उसकी स्लीव्स हटा के दिखाता है और हिनाटा की आर्म पे रेड डॉट्स होते हैं। ककाशी बताता है कि बॉडी पर कुल 360 चक्रा पॉइंट्स होते हैं, जिसकी हेल्प से बॉडी को स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं और वीक भी। नेजी हिनाटा को फिस्ट मार के दूर गिरा देता है और कहता है कि हारना हिनाटा की किस्मत में लिखा है और हिनाटा और नेजी की एबिलिटीज में बहुत डिफरेंस है, जिसे हिनाटा दूर नहीं कर सकती है। नेजी हिनाटा को फिर से हार मारने की वार्निंग देता है। हिनाटा उठती है और कहती है कि वो अपने वर्ड्स पे टिकी रहेगी, क्योंकि यही उसका निंजा वे है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो ये लाइन नारुतो की है, पर हिनाटा के खड़े होते ही उसके मुंह से फिर से खून आने लगता है। ककाशी मन में कहता है कि क्योंकि नेजी ने हिनाटा के चक्रा पॉइंट्स ब्लॉक कर दिए हैं, तो अब हिनाटा नेजी के चक्रा पॉइंट्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। नारुतो कहता है कि उसको नहीं पता था कि हिनाटा इतनी टफ है। रॉकली कहता है कि हिनाटा बिल्कुल नारुतो की तरह है और साकुरा कहती है कि हिनाटा हमेशा नारुतो को देखा करती थी। हिनाटा मन में याद करती है कि वो हमेशा नारुतो को छुप के देखा करती थी और नारुतो को हार ना मानता देख हिनाटा भी चीयर अप हो जाया करती थी। नारुतो फिर से कहता है कि हिनाटा तुम कर सकती हो। तभी नेजी देखता है कि नारुतो की बातें सुनते ही हिनाटा की आंखों से डर चला जाता है। हिनाटा और नेजी में फिर से फाइट होने लगती है। सबको यही लगता है कि नेजी हिनाटा के लिए बहुत स्ट्रांग है और वो उसे जान से ही मार देगा। तभी नेजी हिनाटा के चिन पे जोरदार अटैक करता है, जिससे हिनाटा की कंडीशन और बुरी हो जाती है। कुरोनाई सेंसे अपने मन में सोचती है कि हिनाटा हमेशा जल्दी हार मान लेने वाली लड़की थी, लेकिन उसने अपना हर सेकंड अपनी ट्रेनिंग को दिया, जिससे वो स्ट्रांग हुई, लेकिन फिर भी वो अपने हर मिशन में फेल हो गई। आगे कुरोनाई सेंसे कहती है कि लेकिन आज जिस हिनाटा को वो देख रही है वो बिल्कुल अलग है और उसकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं है। हिनाटा अपने मन में कहती है कि नारुतो, आज तक मैंने तुमको देखा है, लेकिन आज तुम मुझे देख रहे हो, तो मैं तुमको दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी स्ट्रांग हुई हूँ। ये कहते हुए हिनाटा नेजी की तरफ भागते हुए आती है, लेकिन नेजी हिनाटा की रिब्स पे एक जोरदार अटैक कर देता है। इस अटैक से हिनाटा वहीं गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। नारुतो दुखी होता है और बाकी सबको भी बुरा लगता है कि हिनाटा अच्छा लड़ी पर जीत नहीं पाई। हयाते मैच का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रहा होता है, लेकिन तभी नारुतो चिल्लाता है कि अभी मैच मत रोको। तभी सब ग्राउंड की तरफ देखते हैं और हिनाटा कांपते हुए वापस खड़ी हो रही होती है। हिनाटा मन में कहती है कि वो हार नहीं मान सकती, खासकर उसके सामने जिसको वो सबसे ज्यादा एडमायर करती है, यानी कि नारुतो के। नेजी कहता है कि ऐसे तो हिनाटा सच में मारी जाएगी, हिनाटा को और सफर करने की जरूरत नहीं है, वो एक फेलियर है और उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। हिनाटा इस बात पे कहती है कि नेजी गलत है, असल में तो हेड फैमिली और ब्रांच फैमिली की किस्मत को लेके नेजी सबसे ज्यादा सफर कर रहा है। ये सुन के नेजी को बहुत गुस्सा आता है और वो भागते हुए हिनाटा की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हयाते, ककाशी, गाय और कुरुनाई आके नेजी को रोक लेते हैं। गाय सेंसे कहता है कि उन्होंने पहले ही नेजी को समझाया था कि हेड फैमिली और ब्रांच फैमिली की लड़ाई को बीच में ना लाए। तभी हिनाटा नीचे गिरने लगती है और नारुतो उसके पास आ जाता है। हिनाटा की आंखें बंद होने लगती है और वो नारुतो से पूछती है कि क्या वो चेंज हो पाई। नेजी नारुतो को लूजर कह के बुलाता है और कहता है कि नारुतो किसी के मैच के बीच में चिल्लाना बंद कर दे। एक फेलियर हमेशा फेलियर ही रहेगा और नारुतो ये चीज नहीं कर सकता। नारुतो नेजी की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन रॉकली उसे रोक लेता है और कहता है कि नारुतो नेजी को आने वाले मैचेस में ऑफिशियली हराए। नारुतो मान जाता है और देखता है कि हिनाटा को मेडिक्स वाले ले जा रहे होते हैं। हिनाटा की ये हालत देख के नारुतो उसके ब्लड को अपने हाथ में लेता है और नेजी को कहता है कि वो नेजी से जीत के रहेगा और एपिसोड 47 भी यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 48 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिकामारू चोजी को बताता है कि अब उसके सामने रॉकली, गारा या साउंड विलेज निंजा में से कोई आएगा, तो चोजी डर के रोने लगता है। लेकिन आसुमा सेंसे चोजी को मैच जीतने पर बारबेक्यू का प्रॉमिस करता है, जिससे चोजी चीयर अप हो जाता है। उधर कोंकुरो नारुतो से नेजी के बारे में जानने की कोशिश करता है, पर दोस्तों हमारे बुद्धू नारुतो को उसकी बातें समझ नहीं आती। हयाते नेक्स्ट मैच के लिए नाम निकालता है और इस बार रॉकली और गारा का नाम आता है।
गारा और रॉक ली ग्राउंड में आ जाते हैं। रॉक ली खुश होता है कि फाइनली उसकी बारी आ गई और उससे गारा से फाइट करने का मौका मिला है। गारा एक जगह स्ट्रेट खड़ा हो जाता है और मैच के स्टार्ट होने पर रॉक ली उस पे किक से अटैक करता है, लेकिन गारा की सैंड उसकी किक रोक लेती है और वो सैंड रॉक ली को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन रॉक ली पीछे हो जाता है। फिर वो सैंड वापस ग्राउंड में जाने लगती है। ये सब देख के शीनो को वो सीन याद आता है जब उसने गारा को फॉरेस्ट ऑफ डेथ में दूसरे निंजास को अपनी सैंड से मारते हुए देखा था। बैटल ग्राउंड में रॉक ली लगातार गारा पे अटैक करता है, पर उसका हर अटैक सैंड डिफेंड कर देती है और गारा बिना कुछ किए एक जगह वैसे ही खड़ा होता है। कॉनकोरो बताता है कि गारा की सैंड को गारा कंट्रोल नहीं कर रहा है, बल्कि सैंड एक लिविंग बीइंग की तरह खुद ही उसको प्रोटेक्ट करती है। तभी गारा कहता है कि बस इतनी ही ताकत है ली में, अभी तक तो वो एक बूंद भी खून नहीं बहा पाया। और फिर गारा अपनी सैंड से ली का पैर पकड़ के उसे दीवार के साथ पटक देता है। साकुरा कहती है कि ली को थोड़ा डिस्टेंस लेके निंजुत्सु का यूज करना चाहिए, तभी वो जीत पाएगा। तो इस पे गाय सेंसे कहते हैं कि ली के पास निंजुत्सु और गेंजुत्सु स्किल्स नहीं है और उसके पास बस ताइजुत्सु ही है, यानी कि दोस्तों ली चक्रा कंट्रोल नहीं कर सकता है और वो सिर्फ फिजिकल अटैक ही कर सकता है। गारा ली को अपनी सैंड में पकड़ने की कोशिश करता है, पर ली डॉज कर लेता है और डॉज करके हैंड साइन स्टैचू के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है। गाय सेंसे कहता है कि ली सिर्फ अपना टाइजुत्सु यूज कर सकता है, यही बात ली को सबसे अलग बनाती है। इसके बाद गाय सेंसे ली को कहता है कि ली तुम मुझे निकाल सकते हो। ली कहता है लेकिन आपने तब ये निकालने को कहा था जब मुझे अपने लव्ड वंस को बचाना हो। तो इस पे गाय सेंसे कहता है कि गाय सेंसे इस फाइट के लिए उसे परमिशन दे रहा है। अब दोस्तों ये क्या निकालने की बात हो रही है ये आपको अभी पता चल जाएगा। गाय सेंसे की ये बात सुन के ली खुश हो जाता है और अपनी फुटबैंड हटाता है और हम देखते हैं कि उसके पैरों पर तो वेट्स बंधे हुए होते हैं, जो कि ककाशी के अकॉर्डिंग एक तरह का ट्रेनिंग इक्विपमेंट है। ली दोनों हाथों में वेट्स पकड़ता है और दोनों वेट्स एक साथ गिरा देता है। दोनों वेट्स के नीचे गिरने पर पूरा एग्जाम हॉल हिलने लगता है और ऐसी आवाज आती है जैसे बॉम्ब फटा हो। जी हाँ दोस्तों, ये वेट्स इतने भारी थे कि पूरा एग्जाम हॉल ही हिल गया, यानी कि ली अपने पाँव में इतने भारी वेट्स हमेशा बांधे रखता है, फिर भी इतना तेजी से भाग पाता है। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं। अब ली अचानक से गायब हो जाता है और इस बार गारा भी नहीं देख पाता कि ली कहाँ गया। ली गारा के चारों तरफ बहुत ही तेजी से घूम घूम के अटैक कर रहा होता है और अब उसके अटैक्स सैंड को पार कर रहे थे और गारा ये सब देख के बहुत हैरान हो जाता है। यानी कि दोस्तों अब ली की स्पीड गारा की सैंड स्पीड से ज्यादा तेज थी। वेट्स निकालने के बाद ली की रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो गई। गाय सेंसे बताता है कि ली के पास कोई और जुत्सु ना होने की वजह से ली ने अपना पूरा टाइम टाइजुत्सु को बैटल करने में लगा दिया, जिससे ली एक टाइजुत्सु स्पेशलिस्ट बन गया है। हम देखते हैं कि ली की स्पीड को गारा देख ही नहीं पा रहा होता और फाइनली ली गारा के फेस पे एक किक मार देता है, जिससे गारा इंजर्ड हो जाता है और ये देख के तिमारी और कॉनकोरो हैरान रह जाते हैं। ली फिर से घूम घूम के अटैक करता है और फिर से गारा के फेस पे एक पंच मारता है, जिससे गारा दूर जाके गिरता है। गारा वापस उठता है और ली देखता है कि उसके फेस से सैंड गिर रही होती है। गारा अपना फेस ऊपर करता है और सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गारा के फेस का एक्सप्रेशन बहुत ही भयानक होता है और उसका फेस सैंड के टुकड़ों से ढका होता है। कॉनकोरो बताता है कि गारा की बॉडी सैंड से कवर्ड है, इसीलिए ली की पंच मारने पर वो सैंड कवरिंग टूट गई। कॉनकोरो मन में कहता है कि गारा का ये एक्सप्रेशन उसने काफी टाइम बाद देखा है। गारा की टीम के जोनिन भी मन में सोचते हैं कि कहीं गारा के अंदर का डेमन तो नहीं जाग रहा, और तिमारी भी मन में सोचती है कि गारा ने सैंड से बॉडी कवर कर ली है, इसका मतलब कि गारा पे प्रेशर आ रहा है। लेकिन अब तो पक्का है कि गारा ही ये फाइट जीतेगा। आगे हम देखते हैं कि गारा की सैंड पूरी तरीके से गारा की बॉडी को कवर कर लेती है और गारा फिर से ली को चैलेंज करता है। ली सोचता है कि ली गारा की सैंड प्रोटेक्शन को कैसे तोड़े, तभी उसे लोटस अटैक का आइडिया आता है और फिर ली अपने हाथ में बंदी पट्टियां खोलता है और काफी तेज स्पीड से गारा के चारों तरफ गोल गोल दौड़ने लगता है। इसके बाद अचानक से ली गारा के चिन पे किक मारता है और लगातार बार बार उसको किक मार के ऊपर हवा में उछाल देता है और फिर पट्टियों से बांध के उसे स्पिन करके तेजी से ग्राउंड पे अटैक कर देता है। इससे नीचे ग्राउंड तहस महस हो जाता है और सबको लगता है कि ली जीत गया है। गारा की बॉडी में भी हर जगह क्रैक दिख रहे होते हैं और तभी उसकी सैंड टूटने लगती है, लेकिन वो बॉडी बस सैंड का हॉलो डमी था। ये देख के ली हैरान हो जाता है और एपिसोड 48 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 49 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब गारा के सैंड डमी को देख के हैरान हो जाते हैं और गाय सेंसे हैरान होके कहता है कि गारा ने ये कब किया। तो ककाशी बताता है कि जब ली गारा को हवा में पट्टियों से बांधने जा रहा था, तब ली के पेन होने की वजह से एक सेकंड के लिए ली का ध्यान भटका और गारा ने तभी ये ट्रिक यूज कर ली। इसके बाद हम देखते हैं कि गारा ली के पीछे आ जाता है और उसका एक्सप्रेशन एकदम किसी मॉन्स्टर वाला होता है। कॉनकोरो कहता है कि गारा के अंदर का डीमन अब जाग गया है। दोस्तों ये गारा के अंदर कैसे डीमन की बात हो रही है ये हमें आगे के कुछ एपिसोड्स में पता लगेगा। अब गारा ली पे अपनी सैंड से अटैक करता है और ली उसके अटैक्स डॉज नहीं कर पाता। साकुरा पूछती है कि ली डॉज क्यों नहीं कर पा रहा है, तो ककाशी बताता है कि लोटस एक फॉरबिडन टेक्निक है, क्योंकि इसमें सिर्फ टाइजुत्सु यानी फिजिकल अटैक्स का यूज होता है, तो इस टेक्निक को यूज करने वाले को बहुत ज्यादा पेन होती है और इसी वजह से ली
डॉज नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको पूरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है। अब यहाँ पे हमें ली की बैक स्टोरी दिखती है कि ली को छोटे से ही सब चिढ़ाया करते थे कि वो निंजुत्सु और ज्ञानजुत्सु यूज नहीं कर पाता है, लेकिन ली दिन रात मेहनत करता है और अपने खुद के टारगेट्स रखता है, जैसे 2000 पंचेस, 1000 पुशअप्स। जब ली ज्ञानिन बनता है और उसके जोनिन गाय सेंसे बनते हैं, तब पहली मुलाकात में ली बताता है कि वो एक सक्सेसफुल निंजा बनना चाहता है और सबको दिखाना चाहता है कि एक शिनोबी सिर्फ टाइजुत्सु से भी सक्सेसफुल निंजा बन सकता है। इसके बाद एक बार नेजी और ली आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिसमें ली हार जाता है तो टेंटेन उसे कहती है कि वो नहीं जीत सकता क्योंकि नेजी एक जीनियस है। तो ली कहता है कि वो अपने हार्ड वर्क और विल पावर से स्ट्रॉन्ग बनेगा और नेजी के टैलेंट को हरा के दिखाएगा और हार्ड वर्क ही उसका निंजा वे है। आगे हम देखते हैं कि ली एक दिन रात में ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी वहाँ गाय सेंसे आ जाता है और ली को चीयर अप करने लगता है। तो ली रोने लगता है और कहता है कि उसे लगा था कि ज्यादा ट्रेनिंग करने से वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पर वो नहीं हो पाया। तो इस पे गाय सेंसे कहता है कि नेजी भले ही ताइजुत्सु का जीनियस है, लेकिन ली एफर्ट्स का जीनियस है। इसके बाद गाय और ली दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। गाय ली को समझाता है और कहता है कि स्ट्रॉन्ग बनने में काफी हार्ड वर्क और टाइम लगता है, और गाय कहता है कि पहले वो भी बहुत वीक हुआ करता था, लेकिन अब वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि एलिट निंजा ककाशी को भी हरा दे। साथ ही गाय सेंसे कहता है कि वो ली को सक्सेसफुल और हंसता हुआ देखना चाहता है। इसके बाद एपिसोड फ्लैशबैक से वापस आता है और हम देखते हैं कि गारा बार बार सैंड से ली पे अटैक करता है, लेकिन अब ली फिर से उस सैंड को डॉज करने लगता है। सब हैरान होते हैं कि ली इतना टायर्ड होने के बाद भी इतनी स्पीड से मूव कर पा रहा है। ली के फेस पे स्माइल होती है और वो मन में कहता है कि गाय सेंसे स्माइल करते हुए मुझे देख रहे हैं और मुझे ये मैच हारना नहीं है। उधर गाय सेंसे कहते हैं द लोटस ऑफ द लीव विलेज ब्लूम्स ट्वाइस, यानी कि लीव विलेज का लोटस 2 बार खिलता है। तो इसमें साकुरा कहती है कि ऐसी बात ली ने उसे एक बार कही थी, लेकिन इसका मतलब क्या है। तभी ककाशी हैरान होते हुए गाय से पूछता है कि क्या ली 8 इनर गेट्स खोल सकता है और हिडन लोटस भी यूज कर सकता है। तो गाय हाँ कहता है। तो इस पे साकुरा पूछती है कि 8 इनर गेट्स क्या हैं। तो ककाशी बताता है कि पूरी बॉडी में 8 गेट्स होते हैं, जहाँ चक्रा सबसे ज्यादा होता है, जिसमें हर गेट का अलग अलग नाम है, जैसे गेट ऑफ ओपनिंग, गेट ऑफ रेस्ट, गेट ऑफ लाइफ, गेट ऑफ पेन, गेट ऑफ क्लोजिंग, गेट ऑफ जॉय, गेट ऑफ शॉक और लास्ट गेट का नाम द गेट ऑफ डेथ है। ककाशी के पूछने पर गाय बताता है कि ली अभी सिर्फ 5 गेट्स तक ही खोल सकता है। साथ ही गाय बताता है कि प्राइमरी लोटस में बस फर्स्ट गेट ही ओपन होता है, जिसमें मसल का स्टेमिना इंक्रीज हो जाता है। सेकंड गेट ओपन होने पर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और थर्ड गेट ओपन होने पे पर्सन हिडन लोटस में चला जाता है। दोस्तों हो सकता है अभी ये बातें आप सबके ऊपर ऊपर से ही जाए, लेकिन टाइम के साथ आपको ली की ये एबिलिटीज खुद समझ आने लग जाएगी। साकुरा कहती है कि प्राइमरी लोटस ने ही ली की बॉडी पे इतना प्रेशर डाल दिया था, तो जब ली थर्ड गेट ओपन कर देगा तो फिर उसके साथ क्या होगा। तो ककाशी बताता है कि इनर गेट खोलने से एक निंजा 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पर बदले में उसकी डेथ भी हो सकती है। और फिर ककाशी गाय सेंसे से कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि गाय सेंसे ऐसा इंसान होगा जो अपने स्टूडेंट को मौत के घाट पे उतार दे। इस पर गाय सेंसे जवाब देता है कि ककाशी अभी ली को नहीं जानता और ना ही ली के सपने के बारे में जानता है। और फिर गाय ली की वो बात याद करता है जब ली ने कहा था कि वो प्रूव करेगा कि निंजुत्सु और ज्ञानजुत्सु के बिना भी वो एक रिस्पेक्टफुल निंजा बन सकता है। अब इधर बैटल ग्राउंड में ली अपना थर्ड गेट ओपन करने लगता है और उसके चारों तरफ एक ऑरा सा बन जाता है और ली का फेस रेड हो जाता है और उसकी नसें भी दिखने लगती है। ली इसको गेट ऑफ लाइफ कह के ओपन करता है और एपिसोड 49 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 50 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली ने थर्ड गेट ओपन कर लिया है और अब वो फोर्थ गेट यानी कि गेट ऑफ पेन भी ओपन कर लेता है, जिससे ली की बॉडी ग्रीन ऑरा से कवर हो जाती है। और अब ली गारा पे अटैक करता है, जिसे गारा डॉज नहीं कर पाता और हवा में उछल जाता है। ली के अटैक्स अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे कि बाकी सब उसकी फोर्स फील कर पा रहे थे। ली गारा के साथ हवा में जंप करके मिड एयर फाइट करता है और गारा को बिल्कुल पिंग पोंग बॉल जैसे इधर उधर मारता है। गारा नीचे गिरने लगता है और उसकी बॉडी का सैंड आर्मर भी टूटने लगता है। इसके बाद ली ऊपर से गारा को बीच हवा में ही पकड़ लेता है और अपना फिफ्थ गेट, गेट ऑफ क्लोजिंग ओपन कर देता है और गारा पे हिडन लोटस अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि गारा का सैंड गॉड सैंड में कन्वर्ट होने लगता है। ली अपने हिडन लोटस अटैक से गारा को ग्राउंड पे पटक देता है और ली वापस नॉर्मल हो जाता है और दूसरी तरफ जाके गिरता है। धुआं हटता है और हम देखते हैं कि गारा के सैंड गॉड ने सैंड में कन्वर्ट होके उस अटैक के इम्पैक्ट को कम कर दिया था और वो सैंड गारा के नीचे होती है। इस अटैक ने गारा को हिला दिया था। तभी गारा अपने हाथ से सैंड कफिन अटैक करता है और ली सैंड से बचने के लिए भागता है, लेकिन उसकी लेफ्ट लेग और आर्म उस सैंड में आ जाती है। गारा सैंड कफिन से ली की लेफ्ट लेग और आर्म को क्रश कर देता है और इसके बाद अब ली को मारने के लिए उसमें सैंड से अटैक करता
देता है, लेकिन अचानक गाय सेंसे बीच में आके उस सैंड से ली को डिफेंड कर लेता है। ये देखे गारा को कुछ लोग याद आने लगते हैं, जिसमें कॉनकुरो और तिमारी भी होते हैं। इसके बाद गारा गाय से पूछता है कि वो ली को बचाने क्यों आया है, तो गाय कहता है कि ली उसका बहुत प्रीशियस स्टूडेंट है, इसलिए वो उसको मरने नहीं देगा। गारा क्विट करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी सब देखते हैं कि ली फिर से अपने पैरों पे खड़ा होकर फाइटिंग पोस्चर ले लेता है, जबकि उसकी आर्म और लेग से खून आ रहा था। गाय सेंसे ये देखता है और रोने लगता है, क्योंकि ली होश में नहीं था, लेकिन बेहोशी में भी वो अपने आप को प्रूव करना चाहता था। ये देख हयाते गारा को विनर डिक्लेयर कर देता है। ली को लेने के लिए मेडिक्स टीम आती है। उसमें से एक मेडिक कुछ चेक करता है और गाय को थोड़ा अलग ले जाके बात करने लगता है, और क्योंकि नारुतो वहीं आ गया था तो वो उनकी बातें सुनने लगता है। मेडिक गाय को बताता है कि ली की बॉडी ने काफी प्रेशर झेला है और अब उसकी लेफ्ट लेग और आर्म भी क्रश हो गए हैं, जिसकी वजह से अब जब भी ली होश में आएगा तो वो अब कभी भी एक शिनोबी की लाइफ नहीं जी पाएगा। ये सब सुन के गाय सेंसे और नारुतो बहुत दुखी हो जाते हैं, और गाय सेंसे अपने आप को ली की इस हालत का जिम्मेदार मानता है कि काश उसने ये फाइट रुकवा दी होती। इसके बाद मेडिक्स ली को वहाँ से ले जा रहे होते हैं। नारुतो शाउट करता है कि ली दिखाने वाला था कि कैसे एक फेलियर एक जीनियस को हार्ड वर्क से हरा सकता है, लेकिन वो सब झूठ था। ककाशी आके नारुतो को रोकता है और समझाता है कि ली ने अपनी वर्थ प्रूव करने के चक्कर में उसने अपनी बॉडी का ही सैक्रिफाइस कर दिया। इसके बाद ककाशी गाय को समझाता है कि अगर वो गाय की जगह होता तो शायद वो भी ली को नहीं रोक पाता, लेकिन अब गाय को संभलना होगा और आगे ली को भी संभालना होगा। इसके बाद हयाते दोनों बच्चों के कंटेस्टेंट्स को आगे आने को कहता है, तो चोजी और डोसू आगे आते हैं, और डोसू मन में कहता है कि उसे किसी भी तरह ये मैच जीतना है, क्योंकि उसे सास्के से लड़ना है। ऐसा इसलिए क्योंकि ओरोचिमारू ने सास्के को अपनी पावर्स देके डोसू को बेवकूफ बनाया था और सास्के को मारने के लिए भेजा था, तो अब शायद डोसू बदला लेने के लिए सास्के को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उधर हमारा चोजी मन में सोचता है कि उसे ये फाइट जीतने पर बारबेक्यू खाने को मिलेगा, तो उसे इस मैच को जीतना ही होगा, और एपिसोड 50 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 51 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चोजी और डोसो की फाइट स्टार्ट होती है, और चोजी एक्सपेंशन जुत्सु यूज करके अपने आर्म्स, लेग्स और फेस को छुपा लेता है और बॉल बन के डोसो पे अटैक करता है। शिकामारू मन में सोचता है कि चोजी ने ईयर कवर कर लिए हैं, तो अब डोसो के सोनिक अटैक उस पे काम नहीं करेंगे, लेकिन डोसो चोजी को डॉच कर लेता है, जिससे चोजी वॉल में घुस जाता है। डोसो चोजी को पंच मारता है और चोजी कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके ईयर्स कवर्ड हैं। तभी डोसो अपनी आर्म से सोनिक वेव्स निकालता है, जिससे चोजी नॉर्मल होकर वहीं बेहोश हो जाता है। डोसो बताता है कि हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है, जो कि साउंड वेव को ट्रांसमिट करता है, जिससे डोसो के अटैक के लिए चोजी की बॉडी खुद एक बड़ा सा ईयर है। हयाते डोसो को विनर डिक्लेयर कर देता है और बताता है कि थर्ड एग्जाम के प्रिलिमिनरी राउंड्स अब कंप्लीट हो गए हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि काबुतो ओरोचिमारू से मिलता है। ओरोचिमारू कहता है कि इस विलेज में काफी समय से शांति है, तो काबुतो कहता है कि वो इस शांति को भंग कर सकता है। इसके बाद काबुतो कहता है कि शायद ओरोचिमारू को उस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि ओरोचिमारू ने काबुतो के होते हुए डोसू, जाकू और कॉन को ही अपने टास्क दिए। इस पर ओरोचिमारू कहता है कि उसे काबुतो पे पूरा विश्वास है और इसलिए अब वो काबुतो को सास्के को किडनैप करने का टास्क दे रहा है। लेकिन साथ ही ओरोचिमारू कहता है कि उसके रास्ते में एक प्रॉब्लम आ रही है। काबुतो समझ आता है और कहता है कि वो प्रॉब्लम नारुतो उज़ुमाकी है ना। ओरोचिमारू कहता है कि सास्के इताची से बदला लेना चाहता है, लेकिन नारुतो के आसपास रहने से सास्के की बदले की आग कम हो गई है, तो सास्के को यूज करने के लिए उसे नारुतो से दूर ले जाना होगा, जिससे सास्के की अंदर की डार्कनेस बढ़ेगी। काबुतो ये सब सुन के थोड़ा हैरान होता है और सास्के के पास जाने के लिए वहाँ से जाने लगता है। ओरोचिमारू काबुतो को रोकता है और उसे कहता है कि अगर काबुतो ओरोचिमारू को रोकने की सोच रहा है तो उसे सास्के को जान से मारना होगा, क्योंकि ओरोचिमारू को तो वो कभी नहीं हरा पाएगा। ये सुन के काबुतो हैरान हो जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। तभी ओरोचिमारू कहता है कि वो बस मजाक कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि थर्ड होकागे डिक्लेयर करते हैं कि फाइनल एग्जाम ठीक एक मंथ बाद होगा, क्योंकि पास हुए सारे कैंडिडेट्स अपनी अपनी टेक्निक्स दिखा चुके हैं, तो इस एक महीने में अब उन्हें अपनी नई टेक्निक्स पे काम करना है और फाइनल एग्जाम के लिए ट्रेन भी होना है, और लगातार हो रहे एग्जाम्स के बाद ये उनके लिए एक ब्रेक भी हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रीलिमिनरी राउंड में फाइनल एग्जाम के लिए 10 राउंड्स हुए थे, पर साकुरा और इनो का मैच टाई होने की वजह से दोनों में से कोई आगे नहीं गया और बस 9 गेनिनी फाइनल एग्जाम में फाइट करेंगे। इन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का नाम है नारुतो, सास्के, नेजी, शिकामारू, शिनो, गारा, कॉनकुरो, तिमारी और डोसू। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि काबुतो उस हॉस्पिटल में आया है जहाँ सास्के होता है। काबुतो ऑनबू ओब्स को डिफीट करते हुए अंदर आया था। काबुतो एक मेडिकल नाइफ हाथ में लेता है, लेकिन वो नाइफ वो पीछे मारता है, जो कि ककाशी कैच कर लेता है। ककाशी कहता है कि काबुतो ने ऑनबू ओब्स को हरा दिया, इसका मतलब वो नॉर्मल ज्ञानी नहीं है। इसके बाद काबुतो और ककाशी आमने सामने आते हैं। ककाशी कहता है कि काबुतो तो लीव मेडिकल कॉर्प्स के चीफ का बेटा है। ककाशी काबुतो से पूछता है कि क्या उसका ओरोचिमारू से कोई कनेक्शन है, तो काबुतो कुछ भी बताने के लिए मना कर देता है और सास्के की गर्दन पे कुनाई रख के कहता है कि ककाशी उसे वहाँ से जाने दे, लेकिन ककाशी काबुतो पे अटैक करके उसको नीचे गिरा देता है और उसको
को पकड़ लेता है। तभी एक ऑनबो ओप उठ के ककाशी की तरफ बढ़ता है, लेकिन ककाशी के निंजा क्लोन्स आके उस ऑनबो ओप को घेर लेते हैं। लेकिन तभी एक दूसरा ऑनबो ओप उठ के विंडो तोड़ के वहाँ से नीचे कूद जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि काबूटो होता है। ककाशी वापस देखता है और वहाँ काबूटो की बॉडी अभी भी पड़ी होती है। ककाशी कहता है कि काबूटो ने डेड सोल जुत्सु का यूज किया है, जिसमें आप एक मरी हुई बॉडी में अपना माइंड ट्रांसफर कर सकते हो और उस बॉडी की अपीयरेंस भी अपने जैसी बना सकते हो। और एक मेडिकल चीफ का बेटा होने की वजह से काबूटो को ये सब अच्छे से आता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेडिकल चीफ को काबूटो छोटे में कहीं मिला था और मेडिकल चीफ उसे अपने साथ ले आए थे, यानी काबूटो को मेडिकल चीफ ने अडॉप्ट किया था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि थर्ड होगा आगे आंखों को कुछ स्लिप्स के साथ आगे भेजते हैं और हर सिलेक्टेड ज्ञानीन को एक एक स्लिप उठाने को कहते हैं। हर ज्ञानीन स्लिप उठाता है और उसमें नंबर लिखा होता है। सब अपना अपना नंबर बताते हैं। ईबी की एक बोर्ड दिखाता है जिसपे ये बना होता है कि फाइनल एग्जाम कैसे होगा और कौन सा नंबर किस नंबर से लड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट मैच है नारुतो और नेजी का, सेकंड मैच है गारा और सास्के का, थर्ड मैच है शिनो और कॉन्कोरो का और फोर्थ मैच में तिमारी की फाइट शिकामारू या डोसु से होगी। शिकामारू पूछता है कि क्या इसका मतलब उनमें से कोई एक ही चोनिन बन पाएगा। तो थर्ड होकागे कहते हैं कि ये जजेस डिसाइड करेंगे और जजेस सिर्फ सामने हो रहे मैच से नहीं बल्कि अब तक किए गए मिशंस को भी ध्यान में रखते हुए चुनिन चुनेंगे। तो हो सकता है कि एक से ज्यादा ज्ञानीन चुनिन बन पाए और ये भी हो सकता है कि कोई भी ज्ञानीन इस बार चुनिन ना बने। अब नारुतो हॉस्पिटल जाता है और वह ककाशी से मिलता है। नारुतो ककाशी से उसे ट्रेन करने के लिए कहता है, लेकिन ककाशी कहता है कि उसे कुछ और मैटर्स संभालने हैं, इसलिए उसने नारुतो के लिए कोई और रिलायबल ट्रेनर ढूंढा है। नारुतो के पूछने पर पीछे से आवाज आती है कि मैं हूँ वो ट्रेनर। नारुतो देखता है और वो और कोई नहीं बल्कि एबुसु सेंसे होता है, जो कि कोनोहामुरो का पर्सनल ट्रेनर है। नारुतो उसे क्लोसेट परवर्ट बुलाता है और एपिसोड 51 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 52 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नारुतो कहता है कि ककाशी ने इबिसु को ही उसका ट्रेनर क्यों चुना है, कि इबिसु नारुतो से भी ज्यादा वीक है क्योंकि वो नारुतो के सेक्सी जुत्सु से हार गया था। ककाशी सेक्सी और परवर्ट सुन के हैरान होता है कि तभी इबिसु शर्म के मारे आके नारुतो का मुंह दबा लेता है और उसके कान में कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगा, इसलिए अभी के लिए चुप रहो। नारुतो शांत होता है, लेकिन वो अभी भी इबिसु को अपना ट्रेनर नहीं मानता। तो ककाशी नारुतो को समझाता है कि नारुतो की फंडामेंटल स्किल्स अभी भी वीक हैं, इसलिए नारुतो को अपनी बेसिक स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। ककाशी बताता है कि इबिसु एक प्राइवेट ट्यूटर है और वो सिर्फ एलिट गेनिन्स को ही ट्रेनिंग देता है और इसलिए वो नारुतो के लिए बेस्ट है। इसके बाद ककाशी वहाँ से चला जाता है। नारुतो फिर से इबिसु को वीक बताता है, तो इबिसु उसको बताता है कि पिछले टाइम नारुतो ने अचानक से अपना सेक्सी जुत्सु यूज किया था, तो इसी वजह से वो कुछ नहीं कर पाया था। इबिसु आगे कहता है कि नारुतो इबिसु से भाग के दिखाए और अगर इबिसु नारुतो को नहीं पकड़ पाया तो वो खुद ककाशी से कहेगा कि वो नारुतो का ट्रेनर नहीं बनेगा और उसे ककाशी खुद ट्रेनिंग दे दे। ये सुन के नारुतो खुश होता है और वहाँ से भाग जाता है। नारुतो काफी देर तक भागता है और एक जगह आके रुकता है, लेकिन इबिसु वहाँ आ जाता है। इसके बाद नारुतो अपने शैडो क्लोन्स बना के हर डायरेक्शन में भेजता है, तो इबिसु भी अपने शैडो क्लोन्स बना के नारुतो की हर क्लोन के पीछे भेज देता है। शाम हो जाती है और नारुतो इबिसु से बच के नहीं भाग पाता। नारुतो इबिसु से हेड ऑन फाइट करने की कोशिश करता है, पर इबिसु नारुतो के पंच को डॉच कर देता है और इस बार भी नारुतो फेल हो जाता है। अब इबिसु नारुतो को रामेन ट्रीट देता है और इबिसु नारुतो को समझाता है कि उसने नारुतो को ऑब्जर्व किया है। नारुतो का चक्रा कंट्रोल काफी खराब है। नारुतो के पूछने पर इबिसु समझाता है कि नारुतो अपने शैडो क्लोन्स क्रिएट करते समय बहुत ज्यादा एनर्जी और चक्रा वेस्ट कर देता है, कि जितना चक्रा और एनर्जी में नारुतो 2 क्लोन बनाता है उतने में सास्के और साकुरा 10 क्लोन्स बना लेंगे। नारुतो कहता है कि कई बार उसने सास्के और साकुरा से अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है, तो इबिसु बोलता है कि वो सब नारुतो के अंदर इम्यूमन चक्रा की वजह से हुआ है। इबिसु मन में कहता है कि नारुतो का चक्रा कंट्रोल नाइन टेल फॉक्स के चक्रा की वजह से भी खराब है। इबिसु नारुतो को गारंटी देता है कि वो नारुतो का चक्रा कंट्रोल इंप्रूव करके दिखाएगा। इबिसु नारुतो को स्प्रिंग हॉट वाटर बाथ में ले जाता है। नारुतो इबिसु से पूछता है कि भला एक स्प्रिंग बाथ में वो क्या सीखेगा, तो इबिसु नारुतो को पानी के किनारे ले जाता है और कहता है कि यहाँ से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। इबिसु कहता है कि नारुतो ने बिना हैंड यूज किए ट्री क्लाइंबिंग टेक्निक की प्रैक्टिस की थी, लेकिन ट्री क्लाइंबिंग में ट्री एक जगह फिक्स रहता है, जिसमें निंजा को अपने फुट में चक्रा बिल्डअप करके एक जैसा डिस्चार्ज करना होता है, तो वो काफी आसान होता है। लेकिन अगर एक निंजा बहते हुए पानी में चक्रा बिल्डअप करके उतरेगा तो उसको बहते हुए पानी के हिसाब से अलग अलग क्वांटिटी में चक्रा डिस्चार्ज करना होगा, जो कि नारुतो अगर करने में सक्सेसफुल होता है तो ये उसको चक्रा कंट्रोल करना सिखा देगा। इसके बाद इबिसु खुद पानी में चल के दिखाता है और नारुतो को ये बहुत कूल लगता है और वो भी पानी में चलने की कोशिश करता है, लेकिन डूब जाता है। नारुतो तुरंत बाहर आता है और कहता है कि पानी बहुत गर्म है। इसके बाद नारुतो बार बार ट्राई करता है और ट्राई करते करते नारुतो कुछ हद तक इस टेक्निक को सीखने लगता है। यह देखे इबिसु याद करता है कि एक दिन कोनोहामुरो ने कहा था कि उसे नारुतो ने सिखाया है कि एक होकागे बनने के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। इबिसु फ्लैशबैक से वापस आता है और मन में कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि नारुतो इतनी जल्दी ये टेक्निक सीखने लगेगा। इबिसु कहता है कि नारुतो एक डीमन फॉक्स के अलावा एक होनहार निंजा भी है, लेकिन तभी नारुतो कुछ देख के फिर से पानी में डूब जाता है। इबिसु देखता है कि नारुतो ने एक आदमी को
देखा था, जो शायद वुमेन्स बात में झांकने की कोशिश कर रहा था। इबिसु कहता है कि मैं तुम्हें अंदर झांकने नहीं दूंगा। इसके बाद इबिसु उस आदमी पे अटैक करने के लिए भागता है, लेकिन वो आदमी पीछे मुड़ता है और कहता है कि ये शोर किस चीज का है। इसके बाद वो आदमी अचानक एक बड़े से फ्रॉग को समन कर लेता है और वो फ्रॉग इबिसु को अपनी टंग से पकड़ के जमीन पे पटक देता है, जिससे इबिसु वहीं पे नॉकआउट हो जाता है। नारुतो उस आदमी को देखता है और उस आदमी ने थोड़े लाल कपड़े पहने होते हैं और उसके बड़े बड़े सफेद बाल होते हैं। नारुतो उस आदमी को देख के कहता है कि ये तो मेरे एलिट ट्रेनर से भी ज्यादा पावरफुल है और ये उससे भी ज्यादा बड़े वाला पर्वर्ट लगता है। और यहीं पे एपिसोड 52 भी खत्म हो जाता है। इस वीडियो के फाइनल एपिसोड यानी कि एपिसोड 53 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नारुतो इबिसु पर थाउजेंड्स ईयर्स ऑफ डेथ जुत्सु का यूज करके जगाने की कोशिश करता है, लेकिन इबिसु अभी भी बेहोश होता है। नारुतो उस आदमी से पूछता है कि वो कौन है, तो वो आदमी एकदम फैंसी स्टाइल में अपना इंट्रो देता है और बताता है कि उसको लोग माउंटेन टोड स्पिरिट सेज नाम से जानते हैं और लोग उसे टोड सेज भी बुलाते हैं। नारुतो ये सब सुन के उसको पर्वीसेज नाम से बुलाता है और कहता है कि पर्वीसेज ने नारुतो के ट्रेनर को बेहोश कर दिया है, तो अब नारुतो ट्रेनिंग कैसे करेगा। तो इसमें वो आदमी बोलता है कि इबिसु ने उसकी रिसर्च में उसे डिस्टर्ब किया है। नारुतो रिसर्च के बारे में पूछता है तो वो आदमी बताता है कि वो एक नोवेल लिखता है जिसका नाम है मेक आउट पैराडाइज। तो ये बुक देख के नारुतो को याद आता है कि यही किताब ककाशी भी हर वक्त पढ़ता रहता है। तो फिर नारुतो गुस्से से पूछता है कि ये किताब उस पर्वीसेज ने लिखी है। ये आदमी बहुत खुश होता है कि नारुतो इस बुक के बारे में जानता है, इसका मतलब उसकी बुक बहुत फेमस हो रही है। नारुतो चिल्लाता है कि पर्वीसेज रिसर्च करने के बहाने लड़कियों की बात में क्यों झांक रहा है। तो नारुतो की आवाज सुन के अंदर नहा रही लड़कियां बात छोड़ के भाग जाती हैं। वो आदमी नारुतो पे गुस्सा करता है और कहता है कि मैं पर्वर्ट नहीं हूँ, बस गर्ल्स बात में झांकने से मुझे अपने नॉवेल्स के लिए नए नए आइडियाज की इंस्पिरेशन आती है। नारुतो फिर से कहता है कि अब उसकी ट्रेनिंग का क्या होगा। तो वो आदमी कहता है कि तुम्हारा मतलब पानी पे चलने वाली ट्रेनिंग से है। ये सुन के नारुतो कहता है कि इसका मतलब पर्वीसेज को वो टेक्निक आती है, तो अब उसी को नारुतो को ट्रेन करना होगा। वो आदमी साफ मना कर देता है और कहता है कि वो उन लोगों की बात नहीं मानता है जिन्हें बात करने की तमीज नहीं है और वैसे भी उसको बच्चे अच्छे नहीं लगते। ये सुन के नारुतो उसको मस्का लगाने के लिए उसकी नोवेल की तारीफ करने लगता है। तो वो आदमी कहता है कि उसकी नोवेल तो 18+ है, तो नारुतो ने कैसे खरीद ली। तो नारुतो कवर करते हुए कहता है कि उसने सबसे सुना है कि नोवेल बहुत अच्छी है, जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं एक सेज हूँ। फेयरवेल। ये गया कि वो आदमी एक पोल पे खड़ा होकर टॉर्नेडो बनाता है और वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है। ये टेक्निक देख के नारुतो कहता है कि भले ये पर्वर्ट हो लेकिन ये बहुत कूल है। इसके बाद नारुतो हर जगह पर्वीसेज चिल्लाते हुए उसको ढूंढता है। फिर एक जगह उसको वो आदमी मिलता है, लेकिन वो एक औरत से थप्पड़ खा रहा होता है क्योंकि उस आदमी ने उस औरत के चंगू मंगू की तारीफ की थी। नारुतो अपने आप से कहता है कि शायद ये कूल नहीं है, लेकिन अभी उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। नारुतो फिर से चिल्ला के उस आदमी को पर्वीसेज बुलाता है और उसे ट्रेनिंग देने के लिए बोलता है। वो आदमी नारुतो को उठा के एक मटके में बंद कर देता है और हंसते हुए फिर से चला जाता है। इसके बाद वो आदमी एक जगह बैठा होता है और विश करता है कि कहीं से उसको एक जवान लड़की मिल जाए। तभी उसकी तरफ कुछ शूरिकेन आते हैं जिसे वो डॉज कर लेता है। ये शूरिकेन नारुतो ने ही फेंके थे। नारुतो आके देखता है पर वहाँ उस आदमी की जगह एक डॉल होती है। तो नारुतो कहता है कि इसका मतलब ये ओल्ड मैन ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। ये कह के नारुतो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो डॉल ही वो आदमी था जो कि ट्रांसफॉर्म हो गया था। वो आदमी कहता है कि उस बच्चे को मुझ तक पहुँचने के लिए कई साल लग जाएंगे। तभी पेड़ के पीछे से नारुतो निकल के आता है। अब वो आदमी नारुतो को कहता है कि वो मान गया कि नारुतो थोड़ा बहुत टैलेंटेड है और वो नारुतो को ट्रेनिंग देगा, लेकिन नारुतो को बदले में कुछ देना होगा। नारुतो के पूछने पर वो आदमी अपने हाथों से एक लड़की का फिगर बनाते हुए कहता है कि उसे रसीले और पके हुए फ्रूट चाहिए। समझ रहे हो ना? नारुतो ये सुन के वहाँ से कुछ लेने चला जाता है। तब उस आदमी को दो सुंदर लड़कियां जाते हुए दिखती है और वो आदमी उनके पीछे चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी उन लड़कियों के साथ एक कैफे में बैठा होता है और काफी हंस रहा होता है कि तभी नारुतो चिल्लाता हुआ आता है और उसके हाथों में एक बड़ा सा लड़की की फिगर वाला तरबूज होता है। नारुतो कहता है कि जैसा पर्वीसेज ने कहा था वो एग्जैक्ट वैसा ही एक रसीला और पका हुआ फ्रूट लेके आया है। वो आदमी उस पर गुस्सा करता है कि ये वो चीज नहीं है जो उसने बोला था। इसके बाद वो आदमी देखता है कि उसके साथ बैठी लड़कियां भी वहाँ से चली गई है। इसके बाद नारुतो और वो आदमी उस कैफे के बाहर बैठे होते हैं। तभी वहाँ इबिसु आ जाता है और छुप के उन लोगों को देखता है और मन में कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है, ये आदमी वही है। दोस्तों इसका मतलब इबिसु इस आदमी को शायद काफी पहले से जानता है। वेल इसका पता हमें आगे लगेगा। नारुतो फिर से पर्वीसेज को ट्रेनिंग के लिए बोलता
आता है और कहता है कि उससे ट्रेनिंग लेके चुनिन एग्जाम पास करना है और फिर एक दिन होकागे भी बनना है। वो आदमी नारुतो की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और कहता है कि उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद वो आदमी फिर से कहता है कि उसको जवान लड़की चाहिए। तो नारुतो कहता है कि अगर ऐसा था तो उसे पहले ही सीधे सीधे बता देना चाहिए था। इसके बाद नारुतो अपना सेक्सी जुत्सु करता है और न्यूड लड़की में कन्वर्ट हो जाता है। एबिसु जो चुपके से सब देख रहा था वो ये देख के कुएं में गिर जाता है और इधर उस आदमी की भी आंखें फट के बाहर आ जाती हैं। वो आदमी नारुतो की इस टेक्निक की तारीफ करता है और ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि उसकी एक शर्त है कि नारुतो उसके सामने हमेशा ऐसे ही लड़की में ही ट्रांसफॉर्म होकर रहेगा। ये सुन के नारुतो वापस अपने एक्चुअल फॉर्म में आ जाता है और उस आदमी को ठरकी कहता है। तो इस पे वो आदमी कहता है कि वो ठरकी नहीं है। इस पर नारुतो कहता है कि वो ठरकी नहीं बल्कि बहुत बड़ा ठरकी है। सीन शिफ्ट होता है और नारुतो और वो आदमी एक रिवर के किनारे बैठे होते हैं। वो आदमी नारुतो से वो टेक्निक करके दिखाने को कहता है जो इबुसु से सीख रहा था। नारुतो पानी में चलता है लेकिन आगे 2 कदम चल के डूब जाता है। अब नारुतो अपने कपड़े उतार के पानी में जाने लगता है, लेकिन वो आदमी उसे कहता है कि नारुतो एक बार पहले अपना चक्रा बिल्डअप करे। नारुतो चक्रा बिल्डअप करता है और उसकी स्टमक पे एक सील उभर आती है। वो आदमी इस सील को पास आके देखता है और मन में कहता है तो यही वो सील फॉर्मूला है जो नाइन टेल्स को कैद में रखता है। दोस्तों इसका मतलब ये आदमी लीफ विलेज के बारे में काफी कुछ जानता है। इसके बाद ये आदमी आगे मन में कहता है कि सील को ऐसा बनाया गया है कि नाइन टेल का चक्रा लीक होके नारुतो के चक्रा के साथ मिल जाए और ये सील फोर्थ होकागे ने इस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई थी। इसके बाद नाइन टेल की सील के चारों तरफ एक और सील उभर आती है जिसे देख के वो आदमी कहता है कि ये सील नाइन टेल और नारुतो के चक्रा को अनस्टेबल कर रही है और इसी वजह से नारुतो ठीक से चक्रा बिल्टअप नहीं कर पा रहा है। साथ ही वो आदमी कहता है कि सील काफी रफ है, तो इसका मतलब सील पर ओरोचिमारू ने कुछ छेड़छाड़ की है। दोस्तों आपको याद तो होगा ही कि चुनिन एग्जाम में फॉरेस्ट ऑफ डेथ में ओरोचिमारू ने नारुतो की सील पे कुछ किया था, तो वो यही था। इसका मतलब ओरोचिमारू चाहता था कि नारुतो अपना चक्रा कंट्रोल ना कर पाए। अब वो आदमी अपने हाथ की हर फिंगर में फ्लेम जैसा चक्रा जलाता है और नारुतो के हाथ ऊपर करवा के उसकी स्टमक पे अपना हाथ मारता है। इससे ओरोचिमारू की सील रिलीज हो जाती है और नारुतो की स्टमक से हट जाती है। नारुतो के पूछने पर वो आदमी कहता है कि वो बस नारुतो के प्रेशर पॉइंट्स रिलैक्स कर रहा था। इसके बाद वो आदमी नारुतो को फिर से पानी में चलने के लिए कहता है। नारुतो पानी में उतरता है और वो अच्छे से पानी में चल पाता है। इवन वो इस बार पानी में जंप भी कर रहा होता है और फिर भी नहीं डूबता। वो आदमी नारुतो को खुश देख के खुश होता है और कहता है कि अब टाइम है कि नारुतो को नाइन टेल का चक्रा कंट्रोल करना सिखाया जाए। वो आदमी नारुतो से कहता है कि अब वो नारुतो को एक किलर टेक्निक सिखाएगा और ये सुन के नारुतो बहुत खुश हो जाता है। वो आदमी नारुतो से पूछता है कि क्या कभी नारुतो ने ऐसा फील किया है कि उसके पास 2 अलग तरह के चक्रा है। नारुतो काफी सोचता है और बताता है कि उसे एक बार ऐसा फील हुआ था कि अचानक से उसमें पावर आ गई थी और वो चक्र रेड कलर का था जबकि उसका चक्रा ब्लू कलर का होता है। इसके बाद वो आदमी नारुतो को स्प्रिंग बाथ के लिए ले जाता है जहाँ दोनों हॉट स्प्रिंग का मजा लेते हैं और वो आदमी कहता है कि अगले दिन वो नारुतो को किलर टेक्निक की ट्रेनिंग देगा। पानी में उस आदमी का फ्रॉग भी होता है, तो वो आदमी कहता है कि उन्हें जल्दी पानी से बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो वो लोग बॉइल्ड फ्रॉग के साथ खुद भी बॉयल हो जाएंगे। नारुतो और वो आदमी इस बात में खूब हंसते हैं और अब दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। अब रात हो जाती है और नारुतो सो रहा होता है। वो आदमी ऊपर किसी छत पे होता है जहाँ इबिसु आ जाता है। वो आदमी बिना हैरान हुए कहता है कि इबिसु मुझे माफ करना, तुम्हारा स्टूडेंट छीनने का मेरा कोई प्लान नहीं था। इस पर इबिसु कहता है ये बात जरूरी नहीं है, मैं आपको देख के हैरान हो गया था क्योंकि थर्ड होकागे आपको हर जगह कब से ढूंढ रहे थे, लेकिन आप तो यहाँ इस शहर में हो। वो आदमी पूछता है कि क्या इबिसु ने उसके यहाँ होने की इंटेल थर्ड होकागे को दे दी है, तो इबिसु कहता है कि उसने अभी तक थर्ड होकागे को नहीं बताया है। इसके बाद इबिसु पूछता है कि आप ओरोचिमारू के पीछे हो ना, तो इस पे वो आदमी कहता है कि वो किसी के पीछे नहीं है, वो बस अपनी नोवेल कंप्लीट करना चाहता है और इसी काम से इस शहर में रुका है। इबिसु हैरान होकर बोलता है कि आप तो जानते हो कि ओरोचिमारू कितना खतरनाक है और वो लेजेंडरी सानिन है, यानी 3 लेजेंडरी शिनोबी में से एक। उसको सिर्फ एक दूसरा सानिन ही रोक सकता है जो कि आप हो मास्टर जिराया। तो दोस्तों इस पर्वी सेज का असली नाम जिराया है और ये 3 लेजेंडरी सानिन में से एक है जो लीफ विलेज को छोड़ के कहीं चला गया था। दोस्तों इसी वजह से जिराया को लीफ विलेज और नाइन टेल के बारे में इतनी चीजें मालूम है। फिलहाल यहीं पे हमारा एपिसोड 53 भी खत्म हो जाता है और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी यहीं पे खत्म हो जाती है। मैं नारुतो के आगे के एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशंस बहुत ही जल्द लेके आऊंगा। तब तक आप याद से बेल आइकन को जरूर से दबा देना ताकि मैं जब भी नारुतो की अगली वीडियो अपलोड करूं आपको पता लग जाए। क्वेश्चन ऑफ द डे, फाइनल एग्जाम में नारुतो की फाइट किससे होने वाली है? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपने जवाब जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।